हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स बहुत प्रयास करता है आप सभी की पढ़ाई को लेकर, क्योंकि स्टडीज़ को लेकर कहीं ना कहीं सभी को चिंता होती है। आपको चिंता होती है, टीचर्स को चिंता होती है, पेरेंट्स को चिंता होती है, सभी को रहती है। तो इसी श्रृंखला में हमको भी जोड़ लीजिए। हम भी इन्हीं चिंताओं के साथ आपके पास आते हैं, मगर हमारी चिंता थोड़ी सी डिफरेंस रहती है। हम ये चाहते हैं कि आपको जितना भी हम मटेरियल प्रोवाइड कराएं वो आप तक इजीली पहुंच जाए, उसके बीच में किसी भी तरह की कोई बाधा ना रहे। बाधा है पैसों की, कि भाई अगर आपको ये वीडियो या ये स्टडी मटेरियल पढ़ना है तो आपको कुछ पे करना है। तो इस तरह की बाधा हमारे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें बिलीव करते हैं कि हमारे देश के सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें, और इसी श्रृंखला में हम जो आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं ये 100% आपके लिए फ्री होते हैं। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के आपके स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, जितना भी आपको वीडियोस दिए जाते हैं ये 100% फ्री होते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पे आपको कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कोई भी वीडियो कितनी बार भी देखना चाहें, जब चाहें देखना चाहें, आपको 100% फ्री मिलेगा। कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी श्रृंखला में जो हम अब आपके लिए लेकर आए हैं वो है मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर। ये टेस्ट पेपर हमारे टीचर्स द्वारा तैयार किया गया है, सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप को एक बार टेस्ट कर सके कि आपने जो अभी तक पढ़ा है क्या आप उसे कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ आपसे लैक हो रहा है। आप एक बार अपने आप को टेस्ट कर लेंगे कि कहीं अगर हमसे 1% की भी कमी रह जा रही है तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में क्लास 4 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट में आपको इस तरीके के टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सभी क्लासेस में, सभी सब्जेक्ट्स में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप इन्हें करते जाइए। ये मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर जब हम आपके लिए सोल्यूशन लेके आते हैं, इससे 2 दिन पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाते हैं हमारी वेबसाइट पर। नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाता है। अब इन पीडीएफ को सॉल्व करिए और उसके 2 दिन बाद हमारा सोल्यूशन का वीडियो दिया जाता है आपको। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ इतना प्रयास है कि आप एक बार चेक करिए कि कहीं आपसे कोई गड़बड़ी तो नहीं, क्योंकि भाई हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, सीधे जाके एग्ज़ाम दें उससे पहले एक एग्ज़ाम छोटा सा हम भी यहाँ कर लेते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो हमसे नहीं हो रही है। अगर हम इसे कर लेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि हाँ, हमारी प्रिपरेशन तैयार हो चुकी है, कहीं पर किसी तरह का कोई भी चूक नहीं हो रही है हमसे। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इसका पीडीएफ आपको 2 दिन पहले प्रोवाइड कराया जा चुका है, तो फिर ये कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है। तो आज की जो क्लास है वो है हमारी क्लास 9th हिंदी कोर्स ए, क्षितिज भाग 1। हमारी मेन जो पुस्तक है क्षितिज भाग 1, जो काव्यखंड और गद्यखंड में विभाजित है, इसी का जो है काव्यखंड हम ले रहे हैं आज। इसका अध्याय है 12वां, कैदी और कोकिला। ये कविता है। इस कविता को लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। किस तरीके से जो है कवि हमारे जेल में बंद हैं और वहाँ पे एक कोकिला यानी कि कोयल आ जाती है, और किस तरीके से उन दोनों के बीच वार्तालाप होती है, उनके दोनों की परिस्थितियों को लेकर, बिहेवियर को लेकर सारी चीज़ें होती हैं, कैसे वो क्रांति जगा रही है कोकिला, ये सभी कुछ इस कविता के अंदर हमने पढ़ा था और जाना था। इसी पर आधारित आपको प्रश्न पत्र दिया गया है। पीडीएफ आप सभी को मिल चुके होंगे, आपने कर लिया होगा। तो सबसे पहले जब हम कविता शुरू हो रही है तो हमारे सामने एक काव्यांश दिया है और उस काव्यांश पे हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले काव्यांश को पढ़ेंगे। क्या है देखिए। क्या पा ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरक यूं जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों से लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिल में करुणा क्यों जगे रतलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेद, रो रही क्यों हो कोकिला बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भौतिक बो, ओ क्यों रही क्यों हो कोकिला बोलो तो किस तरीके से वो बता रहे हैं कि उनकी परिस्थिति क्या है। उन्होंने हथकड़ियां पहनी हैं, ये हथकड़ियां नहीं, वो ब्रिटिश राज के गहने के रूप में उसको लेते हैं।
क्यों तुम इतनी आधी रात में चिल्ला रही हो, क्या हुआ है, ये सब चीजें उन्होंने इस काव्यांश में पूछी। अब इसी पे आधारित हमारे सामने 10 प्रश्न रखे गए हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। ये सभी हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कवि ने गहना किसे कहा है, किसको गहना बोला है? अपने पांव में पड़ी जंजीरों को, वस्त्राभूषणों को, ब्रिटिश राज को, या काले पानी की जेल को? तो उन्होंने गहना किसको बोला है? अपने पांव में पड़ी जंजीरों को, जो उनके पांवों में जंजीरें पड़ी हैं उसको उन्होंने ये बोला है। प्रश्न संख्या 2 है, कोल्हू की चरकचू की आवाज कवि के लिए क्या है? जो कोल्हू होता है ना, जिसमें तेल निकलता है, बैल उसको चलाते हैं, लेकिन जेल में उन बैलों की जगह कैदियों को लगा दिया जाता है। वो पूरा दिन चलते रहेंगे, कोल्हू चलता रहेगा और उससे तेल निकलता रहता है। तो वो उसमें से चर्रचू की आवाज पूरा दिन आती है। तो उसी चर्रचू के लिए आवाज कवि के लिए किसके समान है? परेशान करने वाली बात है, आनंद की बात है, जीवन की तान है, या मधुर संगीत है? क्या बोला है उन्होंने इसे? तो उन्होंने इसे बोला है जीवन की तान। मतलब अब यही पूरा दिन हम सुनते रहते हैं तो समझ जाते हैं कि हम इसी भांति जिंदा हैं, यही हमारे जीवन का मधुर संगीत बनकर रह गई है। प्रश्न संख्या 3 है, कवि अपने गीत कहाँ लिखता है? कहाँ पर लिख रहा है गीत? कागज पर, मिट्टी पर, जेल की दीवारों पर, या वस्त्रों पर? तो वो उंगलियों से किस पे लिख रहा है? मिट्टी पर, क्योंकि उसको लिखने के लिए वहां कुछ नहीं मिला, तो वो मिट्टी पे ही उंगलियों से जो है अपने गीत या अपनी बातों को लिखता रहता है। प्रश्न संख्या 4 है, कोयल किसके बीज बो रही है? इस गद्यांश में कोयल किस चीज के बीज बो रही है? विद्रोह के, प्यार के, नफरत के, या वैभव के? तो जो बीज बो रही है कोयल, वो है विद्रोह के। इतनी रात में जहां सन्नाटा है, वो वहां पर चीख चिल्ला के लोगों को, कैदियों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर रही है। कवि मोट खींच कर क्या करता है? जो मोट खींच रहा है, कोल्हू में जो मोट होता है, जो डंडा होता है, उसको खींच रहा है, ऐसे कर खींचता है, तो वो खींच कर क्या कर रहा है? पानी निकालता है, ब्रिटिश सरकार की अकड़ निकालता है, कोल्हू चलाकर तेल निकालता है, कि खा और गा कथन सत्य है? तो सही ऑप्शन है खा और गा। एक तो कोल्हू चलेगा, जब मोट खींचा जाएगा तो तेल तो निकलना ही निकलना है, और साथ ही वो इसको करते हुए ब्रिटिश सरकार की अकड़ को भी खाली कर रहा है। प्रश्न संख्या 6 है, कोयल इस कविता में क्या कार्य कर रही है? ये जो कविता हमने पढ़ी है, इसमें कोयल किस तरीके के कार्य को संपन्न कर रही है? स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का कार्य कर रही है, अपने पंचम स्वर से लोगों को प्रसन्नता प्रदान करने का स्वर कर, मतलब सबको प्रसन्न कर रही है, लोगों को पीड़ा पहुंचाने का कार्य कर रही है, लोगों को नींद से जगाने का कार्य कर रही है? तो सही क्या है? कोयल जो है वो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान कर रही है, कि तुम्हें स्वतंत्रता करनी है तो तुम यहाँ पर निश्चिंत होकर नहीं रहो, तुम्हें यहाँ पे विद्रोह करना है। इसके लिए वो प्रेरणा प्रदान करने के लिए आधी रात को आकर चिल्ला रही है। प्रश्न संख्या 7 है, कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? क्या चीज बोली है? परेशानी की वस्तु, गहना, शीतलता प्रदान करने वाली वस्तु, या हथियार? तो जैसे आपने पढ़ा अभी कि गहना बोली है उन्होंने, जंजीरों को क्या बोला है? गहना बोला है। प्रश्न संख्या 8 है, कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना करी है? जो कोयल बोल रही है, किस तरीके के स्वर की कल्पना करी जा रही है? दुर्गा के, सरस्वती के, लक्ष्मी के, या भारत माता के? तो सही ऑप्शन है कि कवि ने इसमें जो है वो भारत माता के स्वर की कल्पना करी है, कि मतलब भारत माता हमसे कह रही है कि हमें स्वतंत्र कराओ, विद्रोह करो। ये सब चीजें वो कोयल के माध्यम से बोल रही हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से की है? किस तरीके के रंग से करी है उन्होंने? काले, पीले, लाल, या हरे? तो कविता में दिया गया, ये जो गद्यांश इसमें नहीं है, इसमें दिया हुआ है क्या था कि ये काले रंग की, क्या बोला था? कमली काली और रात काली, कोठरी काली, लौ सलाखे काली, सब कुछ उन्होंने काला बताया था।
तो अंग्रेजी सरकार क्योंकि वो गलत करती थी इसलिए वो काली ही थी। यहाँ क्योंकि गलत और चीजों के लिए काले शब्द का इस्तेमाल किया जाता, तो यहाँ पर काला क्या हुआ, अंधकार के लिए इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर अंग्रेजी शासन के लिए काले शब्द का इस्तेमाल हुआ। प्रश्न संख्या 10 है, मोहन के व्रत पर, यहाँ मोहन का व्रत का आश्रय क्या है, मोहन के व्रत जो बोला गया उससे क्या आश्रय है, क्या है, कृष्ण, मोहित करने वाला, मोहन दास करमचंद गांधी, या जो है वो है कवि। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे मोहन, यानी कि मोहन दास करमचंद। स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए गांधी जी ने बहुत बड़े व्रत यानी अहिंसा का जो व्रत लिया था वही व्रत पर कार्यरत थे हमारे कवि। तो यहाँ पर मोहन का व्रत मतलब उनका अहिंसा का जो व्रत था उसके जरिए देश को स्वतंत्र कराने का। तो यहाँ पर हमारे ये बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो रहे हैं। अब हमारे पास जो दूसरा गद्यांश काव्यांश आ रहा है वो क्या है, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिला बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमामय जगी क्यों आली। तो यहाँ पर काल जब रात में आ रही है कोकिला तो किस तरीके से चिल्ला रही है, इसका कारण वो पूछ रहे हैं इस काव्यांश में। अब इस पे आधारित जो प्रश्न है वो आपको कैसे दिए गए हैं, आपको करने हैं ये आपके वर्णनात्मक प्रश्न है, यहाँ पे आपको लिखना है, अब बहुविकल्पीय नहीं वर्णनात्मक है। तो क्या दिया है, कवि के अनुसार कोयल क्यों गाने लगी है, क्या कारण है कि वो इतनी रात में गा रही है, क्या है, कवि के अनुसार कोयल जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर दुखी हो गई है, इसलिए भारतीय कैदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर वह व्यथित हो गई है और कारागार के ऊपर मंडराते हुए गाने लगी है। तो मतलब जो अत्याचार किए जा रहे हैं उन अत्याचार इतने ज्यादा निर्मम है कि उनको देखकर कोयल व्यथित हो गई है और जो है रात में भी चिल्ला रही है। अब प्रश्न संख्या 12 है, कवि को कारागृह में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कैसी कैसी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ रहा है। कवि को कारागृह में चोरों डाकुओं को बीच में रहना पड़ रहा है, जबकि वो एक तो स्वतंत्रता सेनानी है और उन्हें कहाँ रखा गया है, चोरों और डाकू के साथ रखा गया है, उन्हें खाना नहीं मिलता, उनके चारों तरफ अंग्रेजी सरकारी ने कड़ी निगरानी कर रखी है, ब्रिटिश शासकों द्वारा कैदियों के साथ क्रूर बर्ताव किया जाता है और उन्हें अंधेरे कमरे में रखा जाता है, मतलब बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं और उनको अंधकार में रखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, कवि किसके शासन को वर्णित कर रहा है और उसे तम का शासन क्यों कह रहा है, उन्होंने किसके शासन को वर्णन बोला है और तम मतलब अंधकार का शासन क्यों कहा, तो उन्होंने अंग्रेजी सरकार का बोला है और वो गलत कर रहे हैं इसलिए उन्हें तम का शासन कहा है। कवि अंग्रेजों के कठोर और आतंकपूर्ण अत्याचारी शासन को वर्णित कर रहा है और उसे तम का शासन कहता है। कवि इसे तम अर्थात अंधकार का शासन इसलिए कहता है क्योंकि वह अन्याय व अत्याचार युक्त शासन कर रहे हैं, क्योंकि उनके शासन में कहीं कोई भलाई नहीं है, सिर्फ अपना स्वार्थ है। तो यहाँ पर जनता आप जहाँ पे शासन कर रहे हो वहाँ पे जनता क्या आपने कोई भलाई नहीं करी, आप हमेशा क्या सिर्फ अपने स्वार्थ को देखकर कर रहे हो और इसके लिए आप अत्याचार करते हो, कुशासन करते हो, इसीलिए उसे अंधकार का शासन यानी कि तम का शासन कहा गया है। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 14 से जो है वो पूरे चैप्टर्स यानी कि पूरी कविता से वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या है प्रश्न संख्या 14, स्वतंत्रता सेनानियों का गहना क्या है, क्या चीजें उन्होंने बताई, जैसे कवि ने बताई है हथकड़ियों और जंजीरों को जो है उन्होंने स्वतंत्रता संग्रामियों के गहनों को बताया है। गहना अर्थात आभूषण उसे कहा जाता है जो सौंदर्य और गौरव बढ़ाता है। अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कवि ने भी इन हथकड़ियों को स्वेच्छा से पहनकर स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाया है। जैसे बाकी सब पहनते हैं वैसे उन्होंने भी पहना है, अतः इनसे वे सभी गौरव और प्रतिष्ठा के हकदार बने हैं।
समाज ने उन्हें इन हथकड़ियों के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा दी है, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। तो मतलब वो अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं, महान कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने इस महान कार्य को करते हुए ही इन हथकड़ियों को पहना है। इसलिए ये क्या है, उनके गौरव को बढ़ा रहे हैं, उनकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। इसलिए ये हथकड़ियां या जंजीरें क्या हो गई, ये गहना हो गई, क्योंकि गहना सुंदरता बढ़ाने और गौरव बढ़ाने के लिए ही पहना जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, संकट सागर से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे कोकिला को बोलते उन्होंने क्या बोला, कौन सा संकट सागर तुम पर समाया है। तो यहाँ पर जो संकट सागर शब्द लिया गया है, इससे तात्पर्य क्या है, मतलब इसका क्या अर्थ होता है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो क्या है, देश में क्रांतिकारी चारों ओर से संकट में घेर दिए गए हैं ताकि वह भयभीत हो जाए और अपने लक्ष्य को भूल जाए। देशभक्तों के सामने संकटों का अंबार ही संकट सागर है, जो ब्रिटिश शासन द्वारा उन्हें हतोत्साहित करने के लिए लगाया गया है। तो कोकिला जो है उस संकट सागर को देखकर आके यहाँ चिल्ला रही है। तो वो संकट सागर क्या है, जिसको देखकर वो परेशान हो गई है, वो है इन सभी देशवासियों जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ित करना। बहुत ज्यादा उनको, इतना ज्यादा प्रताड़ित करो कि उनके अंदर जो उत्साह है स्वतंत्रता प्राप्ति का, वो कहीं खत्म हो जाए। तो इसलिए वो बहुत अत्याचार करते हैं। तो यहाँ पर चारों तरफ इतना उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी तरफ संकट इतने ज्यादा पैदा किए जा रहे हैं, इसीलिए उसे संकट सागर कहकर कवि ने संबोधित किया है। प्रश्न संख्या 16 है, मेरा 10 फुट का संसार किसे और क्यों कहा है। तो मेरा 10 फुट का संसार यानी 10 बाई 10 की उनकी कोठरी। अब इतनी छोटी कोठरी है, और चिड़िया जो कोयल है उसके लिए तो पूरा आसमान है, आप पूरे आसमान में उठ सकते। तो उन्होंने खाली बोला है कि मैं इसी 10 फुट के ही कमरे में रहता हूं, यही मेरा संसार है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए, कवि द्वारा मेरा 10 फुट का संसार जेल को अपनी कोठरी को कहा गया है, क्योंकि वहां से उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। उसी कोठरी में उसे अपनी सभी प्रकार की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। उसकी दुनिया उस कोठरी तक ही सीमित रह गई है, इसीलिए उसे वह अपना संसार कहता है। मतलब वो जो 10 बाई 10 की उसकी कोठरी जिसमें उसको बंद रखा गया है, यही उसका संसार है, इससे निकलना नहीं। जैसे हम लोग का संसार क्या है, घर है, स्कूल है, बाहर है, खेलते, हम लोग ये लोगों के लिए पूरा संसार होता है, लेकिन कैदियों के लिए सिर्फ उनकी वो कोठरी ही संसार होती है। इसीलिए कवि ने उसे 10 फुट का वो संसार कहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है, देख विषमता तेरी मेरी से कवि का क्या आश्रय है। देख विषमता तेरी मेरी, मतलब यहाँ पर कवि जो जेल में बंद है वो कोयल से बोल रहे हैं, जो स्वतंत्र है पूरे आकाश में उड़ने के लिए, हर समय गाने और बोलने के लिए। मगर कवि यहाँ क्या है, सिर्फ अपनी 10 फुट बाय 10 फुट की कोठरी में बंद है। वहां पर उसे कोई भी चीज अपनी मर्जी से करने की, यहाँ तक सांसों तक में उसका पहरा अंग्रेजी सरकार ने पहरा लगा के रखा है। तो यहाँ पर दोनों के बीच बहुत डिफरेंस है, ये चीज कवि कहना चाह रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, देख विषमता तेरी मेरी कहकर कवि ने अपनी और कोयल की विषम परिस्थितियों का चित्रण किया है। कवि कैदी है और कोकिला यानी कि कोयल स्वतंत्र है। कवि 10 फुट की कोठरी में कैद है, जबकि कोयल खुले नभ में विचरण करती है। कवि रो नहीं सकता और कोयल किसी भी समय गा सकती है। तो यहाँ पर उन दोनों की ही परिस्थितियों में और संभावनाओं में हर तरीके के डिफरेंस को बताया गया। तो यहाँ पर इस लाइन के जरिए कवि इसी विषमता की बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 18 है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कोयल से अपने मन में किन भावों को व्यक्त किया है। कवि के मन में जो भाव हैं, उन्होंने किस तरीके से कोयल को व्यक्त किया है, ये चीज आपको बतानी। बहुत सारे उनके भाव हैं भाई, वो एक कैदी हैं, बोल नहीं पाते। तो क्या है, कवि कोयल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के कुशासन, उसकी नीयत, देश की चिंताजनक स्थिति, सरकार के प्रति अपना आक्रोश, जेलों तथा स्वतंत्रता सेनानियों की दुर्दशा, अपने मन के दुख, असंतोष और निराशापूर्ण भाव को व्यक्त करना चाहते हैं। अब कवि ने यहाँ, अब सच में उनकी कोयल आई थी या उन्होंने काल्पनिक तौर पे लिए, लेकिन चाहे जैसे भी किया है, कोयल के माध्यम से उन्होंने उस समय जो परिस्थितियां थी उसे व्यक्त करने की कोशिश करी है कि अंग्रेजी सरकार किस किस तरीकों से अत्याचार कर रही थी, सभी कुछ उन्होंने यहां पर बताने की कोशिश करी है। प्रश्न संख्या 19 है,
हिंदी साहित्य में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि कहे जाते हैं। कुछ अन्य हिंदी साहित्यकारों का उल्लेख कीजिए जिनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता के स्वर मुखरित हुए हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रीयता यानी कि हमारे देश से रिलेटेड लोगों को प्रोत्साहित देना, प्रेरणा प्रदान करना, उत्साहित करना, ऐसे उन्होंने देश के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी। आपको ऐसे ही राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत कवियों को बताना है कि और कौन कौन से कवि हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आजादी की लड़ाई जब अपने चरमोत्कर्ष पर थी उस समय हिंदी साहित्य में भी उनकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी। यानी कि साहित्य में भी जो है स्वतंत्रता को लेकर बहुत सारी रचनाएं करी गई हैं। साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में उस संघर्ष को मजबूत करने का काम किया, लोगों को उत्साहित करते थे कि आइए स्वतंत्रता में अपना पार्ट लीजिए, अपने देश को आजाद कराइए। जो लोग डिप्रेस हो जाते थे उनको उत्साहित करने का कार्य वो अपनी रचनाओं के माध्यम से करते थे। जैसे प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर गांधीवादी आदर्शों की छाप है। गुप्त जी की भारत भारती पर राष्ट्र भारती तथा उन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। प्रसाद जी का चंद्रगुप्त नाटक तथा निराला जी की सरस्वती वंदना, जागो फिर एक बार तथा राम की शक्ति पूजा आदि रचनाओं में परतंत्रता की मुक्ति के भाव स्पष्ट प्रतिध्वनि में सुनाई देते हैं। आपको भी अगर कोई और कवि ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रवादी रचनाएं करी हैं, आप उनके नाम को भी यहां पे मेंशन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, वास्तविक अर्थों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अस्त्र शस्त्रों से लड़ी जाने वाली लड़ाई से अधिक वैचारिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन था, समझाइए। मतलब यहाँ पर अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा गया था, यहाँ विचारों के माध्यम से लड़ाई हुई थी। इसे आपको समझाना है। कैसे समझाएंगे? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ही संभवतः संसार का पहला ऐसा मुक्ति संघर्ष था जहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों ने सशस्त्र लड़ाई के स्थान पर वैचारिक तथा सांस्कृतिक संघर्ष का रास्ता अपनाया। मतलब उन्होंने अस्त्रों शस्त्रों के साथ लड़ाई नहीं करी थी, उन्होंने विचारों से जो है चीजों को समझाया था, अपनी संस्कृति के साथ संघर्ष करके। तत्कालीन विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में स्थापित अंग्रेजी शासन का सदा सदा के लिए भारत की धरती से नामो निशान मिटा दिया। गांधी जी का पूरा जीवन सत्य एवं अहिंसा के आदर्शों से प्रेरित एवं संचालित था। उन्होंने सत्याग्रह एवं असहयोग का सहारा लेकर निरंतर संघर्ष का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश शासन को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वे देश को स्वतंत्र करें और इंग्लैंड लौट जाएं। तो यहाँ पर वैचारिक मतलब सत्य और अहिंसा के लिए गांधी जी ने इतना संघर्षरत कार्य किया कि अंत में आके अंग्रेजों को जो है विवश होकर अपना देश छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर शस्त्र तो थे ही, हम ये नहीं कहेंगे शस्त्र पूरी तरीके से नहीं थे, पूरी तरीके से अहिंसावादी आंदोलन था ऐसा भी नहीं कहेंगे। शस्त्र थे, लेकिन शस्त्र से एक गुट ऐसा था जो सशस्त्र लड़ने के लिए था, एक गुट ऐसा था जो अहिंसा और सत्य के साथ लड़ रहा था। दोनों ही गट अपनी अपनी तौर पर सक्रिय थे, लेकिन जो संघर्ष जो कर रहे थे सशस्त्र लोग, उससे कहीं ज्यादा अंग्रेज घबराए जो ये अहिंसा आंदोलन हो रहा था। इससे जो है ना अंग्रेजों के दिमाग पर आक्रोश मतलब आघात किया गया था। तो इसीलिए इसे वैचारिक आंदोलन ज्यादा कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। हमारा ये जो चैनल है magnetsbrain.com, इसे तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है। हमारा एक चैनल और है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, इसको भी आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे जो है ना आगे आपको जो हमारे जो स्टेट बोर्ड के और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको उनका स्टडी मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा जो हिंदी मीडियम में स्टडी करते हैं। तो उसे जरूर सब्सक्राइब करिए, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर आपको जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है ये टोटली जो है अरेंज रहता है। आपको एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरे टॉपिक के लिए किसी तरह को इधर से उधर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये आप जब भी हमारे चैनल पे आएंगे, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक चीज़ टोटली अरेंज्ड है। जैसे हम बुक
टर्न करते ना, एक चैप्टर के बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें एक के बाद एक टॉपिक टोटली अच्छे से अरेंज रहते हैं, उसी तरीके से हमारे चैनल पे भी हर एक चीज़ टोटली अरेंज मिलेगी। ये कोशिश हम इसलिए करते हैं कि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।